नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 5 मार्च 2023 को यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर के ऊपर। देखने में लग रहा है कि 5 मार्च 2023 को एग्जाम हुआ था, लेकिन दिसंबर 2022 जो आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था उसका एग्जाम हुआ था 5 मार्च 2023 को। तो ये जो पेपर हमें मिला हुआ है शिफ्ट 1 का मिला है। अब वर्तमान समय में यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं हो रही हैं शिफ्ट वाइज हो रही हैं, यानी कि एक ही विषय के एक दिन में आपको दो दो पेपर देखने को मिल जाते हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो हमने टेलीग्राम चैनल में आप सभी से आग्रह और निवेदन किया था कि जिसके पास भी ये प्रश्न पत्र हो आप उसको भेज दीजिए। ये प्रश्न पत्र आपको गाइड इत्यादि में भी मिल जाएंगे, लेकिन यदि हम ओरिजिनल पेपर से हल करते हैं तो उसका अलग एक स्तर होता है और अलग फीलिंग भी आती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कई विद्यार्थियों ने हमें मैसेज किया और ये प्रश्न पत्र दिया। तो मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूं, जिसमें नाम है सौरभ, अभिषेक, अटल और पायल। इन विद्यार्थियों ने मैसेज भेजा और बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी भेजा, लेकिन कुछ कुछ में कहीं वेबसाइट से डाउनलोड किया गया था तो उसका मार्का भी दिखाई पड़ रहा था। तो खैर, हम इस प्रश्न पत्र के माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि जब दिसंबर 2023 के एग्जाम में हम जाएं तो किन किन चीजों को ध्यान में रखें। हालांकि हमने कॉमन प्रैक्टिस सेट एक सीरीज चला रखी है, आप रिवीजन के तौर पर उसे पूरा देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं काम में आएगा और इस प्रश्न पत्र को हल करते हुए हम डिस्कस भी करेंगे। बाकी आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में अगर कोई कमी होगी तो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप उसे पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि जो विद्यार्थी शिफ्ट 1 पेपर यहाँ भेजे हैं वही शिफ्ट 2 भी भेजें, या फिर जिसके पास हो वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराज हिंदी एकेडमी नाम से बना हुआ है, आप वहाँ भेज सकते हैं। या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7974306753, इस पे भी मैसेज आप अपना पीडीएफ भेज सकते हैं अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा तब। बाकी गाइड में जो भी छपे हुए हैं वो मुझे नहीं चाहिए, कुछ विद्यार्थियों ने भेजा है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं इस पे बात करूंगा, गाइड वाले पे ही बात करूंगा। मेरा फोकस ये है कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आ रहे हैं अब वो किस तरीके से बदले हुए रूप में आ रहे हैं उनको देखेंगे और फिर साथ में अलर्ट होके आगे की तैयारी में हम लग जाएंगे। तो चलते हैं, आज हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। ऑप्शन दिया गया है खालिक बारी, उक्त व्यक्ति प्रकरण, चंदायन, मृगावती। तो अवधि का प्रथम प्रयोग भाषा के रूप में किस रचना में मिला है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला खालिक बारी, जो कि अमीर खुसरो की रचना है और इसको हम फारसी कोश के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इस प्रश्न में जो भी ऑप्शन दिए गए इन ऑप्शंस में रचनाएं दी गई हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंदायन, मृगावती। इन सभी को बिल्कुल आप अपने ध्यान में रखिए कि आखिरकार ये किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन दिया गया 7 जून 1951, 8 जून 1953, 9 जून 1954, 7 जून 1955। तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन चौथा 7 जून 1955 ईस्वी को राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण। तो बघेली, तुरंत आपके दिमाग में एक फार्मूला आना चाहिए, मैं बार बार यहाँ पर बोलता भी हूं कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं और पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा जो दिया गया है कि बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अब देखिए बदले हुए पैटर्न में या फिर यही सवाल बदल कर पूछा जा सकता है
कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि सही जवाब होगा अर्धमागधी, या फिर अवधी पूछ ले, छत्तीसगढ़ी पूछ ले, ठीक है, तो किसी भी एंगल से पूछेगा आप सभी उसको तुरंत बता देंगे। अगला प्रश्न है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है स, य, न, झ। स्पर्श संघर्षी भाषा विज्ञान से रिलेटेड यहां पर यह सवाल पूछ लिया गया है और इसका जो सही जवाब है वो हो गया ऑप्शन चौथा, झ। ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। वैसे आप देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कुल 25 मानी गई है और ऐसा माना गया कि क से लेकर म तक की जो ध्वनियां हैं वो सब स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। यानी जो पांचों वर्ग हैं, पांच जो वर्ण है 25, ठीक है। लेकिन इसमें आपके मन में आ सकता है कि क्या न नहीं है? तो देखिए न को भी हम एक अलग ध्वनि के रूप में जानते हैं जिसको कि अनुनासिक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका जो यहाँ पर सही जवाब, एकदम जो एग्जैक्ट जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? ऑप्शन दिया गया 700 से 1400 ईस्वी, 693 से 1693 ईस्वी, 1000 से 1600 ईस्वी, 950 से 1700 ईस्वी। तो पहले तो देखना पड़ेगा आपको कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि राम कुमार वर्मा ने इसको लिखा है और ऐसा माना जाता है कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का कंप्लीट पूरा इतिहास नहीं लिखा है बल्कि कुछ कालखंड तक ही उन्होंने लिखा है और हमें बताना है कि उन्होंने कहां तक लिखा है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन दूसरा, 693 से लेकर 1693 ईस्वी तक के अवधि को उन्होंने लिखा है। यानी आप देखें मोटे तौर पर तो इसमें आदिकाल आ जाता है और फिर देखा जाए तो भक्ति काल, यानी यही दोनों कालखंड आपको दिखाई पड़ते हैं। तो राम कुमार वर्मा से रिलेटेड अगर कोई सवाल आएगा हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से तो ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर सवाल आदिकाल या भक्ति काल से रहेंगे, जिसमें उनका एक बहुत ही चर्चित सवाल रहता है कि इन्होंने चारण काल कहा है इसको, आदिकाल को, ठीक है। और इधर जाकर उन्होंने संत काव्य भी नाम दिया हुआ है। तो यही कुछ सवाल पूछे जाते हैं और देखिए बदले हुए पैटर्न में पूछ लिया गया कि कहां तक उन्होंने इतिहास लिखा है। तो राम कुमार वर्मा के बारे में जो भी ऐतिहासिक तथ्य आपके मन में होने चाहिए उनको हमने रख दिया है। अगला प्रश्न है देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जंपहो अवहट्टा किसने कहा है? ये प्रश्न भी आप देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। जो पहला प्रश्न था खालिक बारी वो भी आ चुका है पहले पिछले क्वेश्चन पेपर में आप देखें तो। देसिल बयाना सब जन मिठा किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन दिया गया आचार्य देवसेन, गोरखनाथ, विद्यापति, हेमचंद। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विद्यापति का ये कथन है जिसमें उन्होंने देशी भाषा यानी कि जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है उसके मिठास की तरफ उन्होंने बात की। और अवहट ये जो कथन आप देखेंगे कि कीर्तिलता से इसको लिया गया है और बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो साफ साफ आपको ये पंक्ति वहां पर मिल जाएगी। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जंप हो अवहट्टा, अवहट के बारे में भी बात की गई है और देशी अवहट की अपेक्षा कहा गया कि देसी वाणी जो है वो हर जगह मौजूद रहती है, लोगों के लिए प्रिय होती है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें भी ये पंक्ति आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है कि राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में? राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न या प्रयास किस रचना में किया गया है? ऑप्शन दिया गया है लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात, कनुप्रिया। तो ये सारी रचनाएं हैं और हमें बताना है कि इसमें सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कनुप्रिया। कनुप्रिया जो कि धर्मवीर भारती की रचना है और इसमें इन्होंने राधा का जिक्र करते हुए न सिर्फ राधा के प्रेम संवेदन को दिखाया है बल्कि जीवन को समझने का एक प्रयास भी यहां पर दिखाया गया है। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? सामान्य तौर पर आप देख रहे हैं कि वन लाइनर टाइप के प्रश्न अभी
5 मार्च 2023 के एग्जाम में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे प्रश्न कठिन होते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किस तरीके का है? ऑप्शन दिया गया है कविता, कहानी, उपन्यास या फिर निबंध। तो आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा कि हमने तो इसको उपन्यास के रूप में पढ़ा था, ठेठ हिंदी का ठाठ, और ऐसा लग रहा है कि इसमें हिंदी की बात की गई है तो कहीं भाषा विज्ञान से रिलेटेड ना हो, लेकिन ये क्या है? उपन्यास के तौर पर है। अगला प्रश्न है, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? अज्ञे, विद्यानिवास मिश्र, रेणु, नागार्जुन। तो चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, तो पहले तो ध्यान में रखना है कि ये पत्रों का संग्रह है, और इसलिए ज्यादा आपको ध्यान में रखना है कि इसमें शुरू में ही चिट्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है, ताकि आप क्लियर कर लें कि ये पत्रों का ही संग्रह यहाँ पर दिया गया है। इसका जो सही जवाब यहाँ तीसरा ऑप्शन दिया गया है, रेणु द्वारा है ये पत्र संग्रह संकलित किया गया है। ठीक है, तो इसको तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पर सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है, रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? ऑप्शन दिया गया है भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो रस निष्पत्ति की शुरुआत रस सूत्र जो कि भरत मुनि ने दिया था, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने इसकी चर्चा की थी, कॉमन प्रैक्टिस सेट वाले में, कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो सूत्र तो दे दिया भरत मुनि ने, लेकिन आगे चलकर 4 आचार्यों ने इसकी व्याख्या की और यहाँ पर नाम दिया गया है। अब हमें बताना है कि कौन ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने कहा कि रस जो है मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही मौजूद रहता है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब होगा वो है ऑप्शन पहला, भट्ट लोलट। और भट्ट लोलट का क्या सिद्धांत रहा है? उत्पत्तिवाद। ठीक है, इसी को हम आरोपवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो भट्ट लोलट का यह मानना था कि जो रस होता है उसकी मौजूदगी कहां पर है? जो मूल ऐतिहासिक पात्र है। जैसे मूल ऐतिहासिक पात्र का मतलब राम, कृष्ण, हनुमान। ठीक है, जब हम रामलीला देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि राम का चरित्र वही हमारा मित्र कर रहा है जिसके साथ हम कक्षा में पढ़ते हैं, वहां पर हम उसको राम मानने लगते हैं। ठीक है, यानी कि जो रस कहां पर है? ये ऐतिहासिक पात्रों के अंदर है। लेकिन इसको लेकर काफी डिबेट रहा है और प्रश्न आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अवयवों से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद किए हैं? देखिए, सामान्य रूप से यह पूछा जा सकता था कि क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद किए हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा एक बनाया गया है क्वेश्चंस को लंबा करने के लिए। तो हमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि क्षेमेंद्र के अनुसार इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन चौथा, डी ऑप्शन यहां पर सही है कि उन्होंने कुल 27 भेद किए हुए हैं औचित्य के। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शन में दिया गया है वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि कुंतक ने जो वक्रोक्ति सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने वक्रोक्ति के भेद भी किया है। जैसे ऊपर आपने देखा कि क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद किए, लेकिन यहाँ पर वक्रोक्ति के भी 6 भेद किए हैं कुंतक भी, और उसमें से 4 यहाँ पर ऑप्शन में आ गया। अब हमें बताना है कि मूल धातु के से संबंधित वक्रता को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया यहाँ पर पद पूर्वार्ध वक्रता, जो मूल धातु से रिलेटेड है। बाकी आप देख रहे हैं कि वर्ण विन्यास, पद परार्थ और वाक्य वक्रता के तौर पर है, तो हमें मूल धातु वाला यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलेड्स किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? अब यहाँ पर लिरिकल बैलेड्स दिया गया है और आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र का है। यहाँ पर देखिए प्रकाशन वर्ष इसका गलत दे दिया गया है, क्या होना चाहिए था? 1798 में। तो कई बार जो पेपर बनाने वाले भी होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? भौचक्के हो जाते हैं, और यहाँ पर देखिए अंकों का हेर फेर हो गया है। तो कई बार मानवीय त्रुटियां हो जाती हैं, लेकिन हम सब तो एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं कि सही तथ्यों तक जाएं। मान लीजिए कभी कभी मैं भी पढ़ाता हूं तो कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। मान लीजिए ऑन द स्पॉट इतना देर तक बोलना होता है तो कुछ चीजें मान लीजिए गलत हो गई,
तो हमारे जो सिंसियर और गंभीर विद्यार्थी हैं कमेंट बॉक्स में वो उसको हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और बताते हैं कि ये होना चाहिए। अगर वो सही होता है तो हम भी बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैं इतना लेक्चर इसलिए दिया ताकि आप बातों ही बातों में याद कर लें कि लिरिकल बैलेट्स 1978 नहीं बल्कि 1798 ईस्वी में लिखा गया था। ये कविताओं का संग्रह है। अगले पेपर में पूछा जा सकता है कि लिरिकल बैलेट्स किस चीज का संग्रह है, पत्रों का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, किस टाइप का है। तो दिया गया कि प्लेटो अरस्तु के है, या फिर वर्ड्सवर्थ हम कॉलरिज का, एलियट या रिचर्ड्स का, क्रोचे या मैथ्यू आर्नाल्ड का। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है वो है कि वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज बहुत अच्छे फ्रेंड थे। अगर मेरा आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र का वीडियो देखेंगे कि जो आसानी से आप याद कर सकते हैं, आप डरने की जरूरत नहीं है, उसमें हमने पूरा बताया हुआ था कि इन लोगों का आपसी संबंध क्या है। आगे चलकर इन्होंने अलग अलग दो सिद्धांत भी दिए, ठीक है, जिसमें कॉलरिज का बहुत ही जबरदस्त तरीके का सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है या फिर आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा या फिर मिश्र बंधु। तो किसका ये कथन है आपके भी दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, उनका मानना है कि किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। आप देखेंगे कि एक भाषा के समानांतर कई भाषाएं चलती रहती हैं। जैसे एक जमाने में आप देख रहे थे कि ब्रज को भाषा का दर्जा दिया गया था, उसके समानांतर खड़ी बोली चल रही थी, लेकिन फिर खड़ी बोली ने बढ़त बना ली और आज जो हिंदी का प्रयोग हम करते हैं वो है। लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो इसके समानांतर न जाने कितनी भाषाएं चल रही हैं। आप सभी अलग अलग एरिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? ऑप्शन दिया गया मैकाले, विलियम जोन्स, कैनिंग, हंटर। अच्छा, ये प्रश्न आखिरकार आया कहां से होगा? ये जो आपके चैप्टर में लगा हुआ है वैचारिक पृष्ठभूमि, आज इसमें नवजागरण इत्यादि भी पढ़ना है। ठीक है, गद्य का विकास कैसे हुआ या फिर विज्ञान से जोड़कर उसमें जो भी बातें की गई हैं, तो ये किसका कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, हंटर द्वारा ये बात कही गई है। जो अंग्रेज अधिकारी हंटर, उनका मानना है कि एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर हंटर ने कही है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध किस चिंतक ने विचार किया है? वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? ऑप्शन दिया गया है हैबरमास, लियोतार्ड, ग्वात्री, मदन स्वरूप। तो देखिए, ये प्रश्न में जो विकल्प दिया गया है ये बड़ा ही बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आपको पहली बार यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे। सही जवाब इसका है लियोतार्ड। ठीक है, लियोतार्ड का मानना है कि वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर इन्होंने विचार किया है। लियोतार्ड, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? उदंत मार्तंड, जैसे ही नाम आया आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हिंदी का पहला अखबार है, कहाँ से छपा था, किसने छपाया था, वो कहाँ के रहने वाले थे, सब आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है। ऑप्शन दिया गया है राधा कृष्ण दास, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, नारायण दत्त, भगवती चरण चट्टोपाध्याय। तो इस तरीके से हमें बताना कि किसने लाया। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। भले इसको पंडित जुगल किशोर शर्मा ने संपादित किया, इसका प्रकाशन किया, लेकिन प्रकाश में लाने का, इसको ज्यादातर प्रचारित प्रसारित करने का जो काम किया ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय ने। और नाम से ही पता चल रहा है कि इनका संबंध कहां से है, बंगाल से है।
अगला प्रश्न है, चौरसिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है। अब ये देखिए प्रश्न इजी नहीं है। अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस में यूनिट 5 के अंतर्गत कबीर ग्रंथावली लगी हुई है, कबीर के पद लगे हुए हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के, और हमने पूरे पदों पर विस्तार से बात की है। तो उस वीडियो लेक्चर को आप पहले भी देखते रहे होंगे, क्योंकि समय कम है तो मैं देखने के लिए नहीं प्रेरित करूंगा, लेकिन जरूर आपको ध्यान दिला दूंगा। अब यहाँ पर कहा गया कि चौसरिया के खेल मेरे, चौसरिया के खेल मेरे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, जीवन की आस हो। तो इसका जवाब आप तब आसानी से दे पाएंगे जब आप कबीर के प्रवृत्तियों को समझेंगे, इनकी विशेषताओं को समझेंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया गया नंद, आत्मा, गोटी, खिलाड़ी। तो क्या है नर्द का यहाँ पर जो अर्थ दिया गया है वो हो गया ऑप्शन तीसरा, गोटी। ठीक है, चौसर में क्या होता है, चौसर मतलब शतरंज का जो खेल होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, गोटी हो गया। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है। अंधेरे में का पुराना नाम क्या था, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, किसकी कविता है, कितने खंडों में बटी हुई है, कैसी कविता है, लंबी कविता है, ये सारी चीजें आपके मन में आनी चाहिए। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक, आप जब अंधेरे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कोई कहानी सुना रहा है, तो वहीं से सवाल बन गया कि किसे पिता पिता वो कहकर संबोधित करता है। ऑप्शन दिया गया टॉलस्टॉय, गांधी जी, सिरफिरा पागल, तिलक। तो कौन इसमें है जिसको कि वो बार बार कहता है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, तिलक को वो बार बार पितः वो कह के बोलता है। और जितने भी इसमें पात्र हैं, मान लीजिए आगे की परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अंधेरे में पात्र हैं, तो टॉलस्टॉय का, गांधी जी का सिरफिरा पागल है जो बोलता है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ठीक है, और तिलक का भी इसमें जिक्र होता है। अगला प्रश्न है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लगे हुए हैं, खासतौर से यूनिट 5 में कविताएं जो लगी हुई हैं, और कविताएं जितनी भी लगी हैं सभी किसी न किसी कथा पर आधारित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह संवाद किसके किसके बीच में है। ऑप्शन दिया गया है, राम ने विभीषण से कहा, राम ने हनुमान से कहा, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि इसमें राम क्या है, कॉमन है, राम सब में मौजूद है। अब हमें बताना है कि किससे कहा है, ये जोर देना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि राम जो है वो एकदम से परेशान है, क्योंकि जब आक्रमण हो रहा है तो उनको लग रहा है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि उन्होंने विभीषण से बात कही हुई है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, ये संवाद राम ने विभीषण से कहा हुआ है। नैन चुवहि जस महवट नीरू, नागमती वियोग खंड की इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है। तो अब आप देख रहे हैं कि नागमती वियोग खंड जो कि पद्मावत का एक खंड है, 57 खंड में बटा हुआ है पद्मावत, और इसमें कुछ 19-20 पद आपको पढ़ने हैं। हमने अपने चैनल पे पूरे पद पढ़ा दिए हैं। नैन चुवहि जस महवट नीरू में महवट का अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया है महावत, महकतावट, माघ की झड़ी, महावट। तो इसी शब्द से मिलता जुलता ही ऑप्शन बना दिया गया है, लेकिन हमें बताना है कि इसका आखिरकार सही जवाब क्या है। तो इसका है माघ की झड़ी, नैन चुवहि जस महवट नीरू। कई बार हम देखते हैं कि रूपक काव्य भी कहा जाता है पद्मावत को, तो रूपक दिया गया है महावट का, कि ऐसे लग रहा है कि जो नागमती की आंसू है, नागमती क्योंकि वियोग में है तो उसके जो आंसू गिर रहे हैं आंखों से, ऐसे लग रहा है कि माघ की झड़ी लगी हुई है, पानी बह रहा है उसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है। झूठा सच,
ये किसका उपन्यास है, किस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, कितने भागों में है। अब किस शहर का नाम इसमें वर्णित नहीं है, यानी कि इस ऑप्शन में जितने नाम दिए गए हैं उसमें से एक ऐसा शहर है जो कि नहीं है, बाकी तीनों शहर हैं। ठीक है, तो कौन सा शहर नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कानपुर। ऑप्शन में जालंधर दिया है, कानपुर, लखनऊ, नैनीताल। तो कौन सा शहर इसमें नहीं वर्णित है? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, कानपुर का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? यह कथन बड़ा ही अच्छा लगा मुझे देखकर, जो कि लगता है कि वर्तमान में कितना प्रासंगिक है। कहा गया कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की, यानी कि किसानों की, मजदूरों की, शोषितों की, लेकिन अपना खुद जीवन कैसे जीते हैं? रईसों के समान। तो उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ है, इसलिए लेखक का कहना है कि मुझे हमदर्दी नहीं है। किस उपन्यास से इसको लिया गया है? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया झूठा सच, गोदान, मैला आंचल, जिंदगी नामा। तो इसका जो सही जवाब है यहां पर दूसरा ऑप्शन है, गोदान से इसको लिया गया है। प्रेमचंद की पंक्तियां भी समझ में आ रही हैं, सरल हैं और सटीक रूप में। अगला प्रश्न है कि उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? पिछली बार जब परीक्षा चल रही थी तो हमने कुछ समय पहले सभी उपन्यासों की भूमिकाओं पर चर्चा की थी, उसमें मिस कैथराइन के बारे में चर्चा हुई थी। तो मिस कैथराइन कहाँ की थी? ऑप्शन दिया गया स्वीडन, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी, और लेखक उसमें बताते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा पर उनसे बातचीत हुई थी, और आखिरी बार ये कहीं उनको स्टेशन पे देखे हुए थे, मुलाकात नहीं हो पाई जब इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा लिख ली। इसका उपन्यास है, पहले ही सब सवाल आता था किसका उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष, लेकिन अब देख रहे हैं कि थोड़ा अंदर से सवाल पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? किस उपन्यास में, जिसमें कि बाबा फरीद भी हैं, शाह लतीफ भी हैं और बुल्ले शाह की कविताएं? ऑप्शन दिया गया है तमस, झूठा सच, जिंदगी नामा, शेखर एक जीवनी। तो इसके हिसाब से सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जिंदगी नामा, जो कि कृष्णा सोबती का है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि पंजाब इलाके के आसपास की एक कहानी है, वहां के पारंपरिक गीतों को उठाने का प्रयास किया गया, जिसमें फरीद, बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं को रखा गया है। शुरुआत में ही देखेंगे तो है, और हमने परीक्षा से पहले आपको अलर्ट भी किया था पिछली बार। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की मां किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? जब लाल पान की बेगम कहानी आप पढ़ेंगे तो बिरजू की मां जो है वो ट्यूशन वाली को अच्छा नहीं मानती है, उसका ये मानना है कि वो आसपास की लड़कियों को दूसरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर ले जा रही है, ट्यूशन वाली कहकर बोलती है। वो भी किसी की बहू है। किसकी बहू है? आप कहानी पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में आ भी गया होगा, और हमने 21 कहानियों पर विस्तार से प्रैक्टिस सेट कराया है, और बड़ा ही मनयोग से वो प्रैक्टिस सेट बनाया था। पुराने विद्यार्थी इसको देख रहे होंगे, नए विद्यार्थी जाकर देख सकते हैं। देखिए, ट्यूशन वाली किसको कहा गया है? मैंने जिक्र किया, ऑप्शन दिया गया चंपिया, जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुनरी। तो इसका जो तो सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है। लेकिन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो नाम दिए गए हैं सभी नाम लाल पान की बेगम पात्रों के रूप में है। आगे की परीक्षा में आप चंपिया को भी याद रखिए, ठीक है, लरेना की बीबी को याद रखिए, राधे की बेटी सुनरी को भी। तो ये सब बिरजू बिरजू की माँ भी, ठीक है। तो लाल पान की बेगम से है। सही जवाब कौन है? वो जंगी की पतोहू है, जिसको कि मैं यहाँ पर बहू लिखा था। अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो चंद्रदेव की बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, आप देख रहे हैं ये जो कहानी यहाँ पर है,
और आपके सिलेबस में जो लेखिका है बंग महिला, उनकी दो दो कहानियां आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। ठीक है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। तो कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन दिया गया 1904, 1907, 1908, 1911। तो इसका जो सही जवाब यहां पर है कि 1904 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, और आप किताब में देखेंगे तो सरस्वती पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया। ये भी हो सकता है कि आगे की परीक्षा में आ जाए। तो जो विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो सही करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? देखिए, संवादों पर आधारित यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा गया कि आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती की कहानी है, और ये संवाद किनके बीच में? ऑप्शन दिया गया है, नवाब बीबी ने शाहनी से कहा, शेरा ने हुसैना से कहा, शाहनी ने दाऊद खां से कहा, लाल बीबी ने शाहनी से कहा। तो ये जितने भी नाम दिए गए हैं सब इस कहानी के पात्र हैं, और हमें बताना है कि किसने किससे कहा है। सही जवाब हो गया नवाब बीबी ने शाहनी से कहा है। ये जो संवाद है वो नवाब बीबी और शाहनी के बीच में है। अगला प्रश्न है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंद गुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कथन आया हुआ है स्कंद गुप्त नाटक से है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। ऑप्शन दिया गया है मालिनी, देवसेना, कमला, देवकी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने नाम हैं सभी स्त्री पात्रों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसका मतलब है किसी स्त्री ने ही कहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, देवसेना। और देवसेना के कथन काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक पढ़े हो तो देवसेना, या फिर नहीं भी पढ़े हो तो जब नहीं आए और ऑप्शन में देवसेना हो तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाए, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो यहां पर देखिए ये जो संवाद आ गया है चंद्रगुप्त नाटक से, किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन दिया गया आंबिक, दांडायन, चंद्रगुप्त सिंहरण। तो इसमें जितने नाम दिए गए सभी चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि इस बात को सिंहरण ने कहा कि मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, ये सब हो जाए, ठीक है, फिर चिंता किस बात की। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, ठीक है, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 31 कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूं दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूं, तुम्हारा छोटा भाई हूं। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूं, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा ये बात कही गई है? ऑप्शन दिया गया श्रीपत, इंद्र नारायण, नजीर, नीरज। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि ये जो बात कही गई है ये श्रीपत द्वारा ही कही गई है कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूं दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूं, तुम्हारा छोटा भाई हूं। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूं, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। अंजो दीदी जो कर्नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वहीं से इस कथन को उठा लिया गया है। अगला प्रश्न है कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास,
खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपरोक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह, सिपाही। तो ये जितने नाम दिए गए यहाँ पर सभी बकरी नाटक से जुड़े हुए हैं। हमें बताना है कि आखिरकार ये बात किसने की है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, सत्यवीर। अब देखिए आगे की परीक्षा में हो सकता है इतना दूर कोटेशन में पूछ लिया जाए, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, किसका कथन है? सत्यवीर या फिर किस नाटक से? अगला प्रश्न है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन है शरद चंद्र ने निर्दा के बारे में, तुलसी राम ने गोकुल भैया के बारे में, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, हरिवंश राय ने श्यामा के बारे में। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये किसी एक रचना के आधार पर नहीं बल्कि अलग अलग। आप देख रहे हैं आवारा मसीहा या फिर मुर्दैया, प्रेमचंद घर में, या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा हुआ है? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। और भूमिका में इस बात को आप देख सकते हैं, हमने भूमिका के बारे में भी पढ़ाया हुआ है, प्रेमचंद घर में। अगला प्रश्न है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है जामुन का पेड़, आप खुदरी, माटी की मूर्तें, प्रेमचंद घर में। तो अगर इन रचनाओं की प्रकृति या विशेषताओं को भी आप ध्यान में रखेंगे तो भी इसका सही जवाब आप अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, आप खुदरी, जो कि रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथा। और क्योंकि ये स्त्री विमर्श से रिलेटेड है और यहाँ पर जो पंक्तियां हैं आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ उसी तरीके की हैं जो कि स्त्री स्वाधीनता की बात कर रही हैं। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? ऑप्शन दिया गया शरदचंद्र, हरिवंश राय बच्चन, मनु भंडारी, रमणिका गुप्ता। तो चम्मा नाम का जो ये पात्र दिया गया है किसके जीवन में रहा? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, हरिवंश राय बच्चन के जीवन में चम्मा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रमणिका गुप्ता, कृष्णचंद्र, मनु भंडारी, हरिवंश राय बच्चन। तो आप जब मनु भंडारी एक कहानी यह भी इनकी आत्मकथा पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है, शीला अग्रवाल इनकी अध्यापिका थी, उनका काफी प्रभाव पड़ा। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहां खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ भी यह सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावें जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? ऑप्शन दिया गया दिल्ली दरबार दर्पण, श्री शंभू के चिट्ठे, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। तो ये जो यहाँ पर नाम दिया गया है, ये जो कथन है इसमें से कोई यहाँ पर सही नहीं है। भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है उसमें उन्होंने भारत की उन्नति के लिए इस तरीके के विचार को दिया है, वहां से इस पंक्ति को उठाया गया है। तो इस तरीके से इसमें जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं कोई आंसर नहीं सही है। अगला प्रश्न है, रचनाएं स्वयं पाठक से संवाद करती कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, कुबेर नाथ राय। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि आखिरकार ये किसका कथन है कि ललित निबंध ठहरी हुई विधान नहीं है। इतना दूर भी सवाल पूछा जा सकता है।
सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। विवेकी राय का ये कथन है कि ललित निबंध विधा जो है वो ठहरी हुई विधा नहीं है। इतना ही ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? साहित्य के सरोकार, कविता का देश, छोटे छोटे सुख, व्यक्ति व्यंजक गद्य। कौन सा निबंध जो है वो विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तो विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय ढेर सारे निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं, 40 से प्लस इनके निबंध हैं। अब हमें बताना कि कौन सा निबंध नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, छोटे छोटे सुख विद्यानिवास मिश्र का निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से उद्धृत की गई हैं? ऑप्शन दिया गया है, शिव शंभू के चिट्ठे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब दिया गया है वो है ऑप्शन दूसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध, द्विवेदी जी की एक खास विशेषता है कि वो किसी बिंदु को उठाते हैं और फिर उसमें गहराई से चर्चा करते करते एकदम उसके अंदर तक बात करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। किससे लिया गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं से। अगला प्रश्न है कि स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भाषा विज्ञान से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया और स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि ये सब आप पढ़े होंगे, तो हमें देखना है कि कौन सा कथन है, और ये थोड़ा सा प्रश्न लंबा वाला है। ठीक है, पहला दिया गया कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, सभी स्वर आक्षरिक नहीं होते, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो ऑप्शन 5 तक दिया गया है। अब इस तरीके के प्रश्नों को पढ़ने के लिए थोड़ा वक्त लेना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। नीचे दिया गया कि कौन कौन सही है इसमें। ठीक है, बी सी डी इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर बताया गया कि स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है। क्या है? गलत है, स्वतंत्र उच्चारण किया जाता है। आप बचपन में इसको पढ़े होंगे, तो ये तो पहला ही गलत हो गया, तो इसको तो शामिल ही नहीं करना है। ए जिसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा? खत्म। अब मुकाबला हो गया दो ही में। अब इनमें देखते हैं कि क्या सही होता है। पूछा गया कि उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है। ठीक है, तो मूल स्वर यहां पर बताया गया कि 10 है, तो बी ऑप्शन क्या है? सही है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है, ये भी क्या है? ये गलत है। कहा गया कि सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते, ये भी क्या है? गलत है। यहां पर लेकिन बताया गया कि स्वर अगर देखा जाए मात्रा के आधार पर दो हैं, ह्रस्व दीर्घ, और जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तो एक और आ जाता है प्लुत। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्रिया से रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया, यानी आपको थोड़ा बहुत व्याकरण भी देखकर जाना है। क्रिया के बारे में बताया गया कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक और अकर्मक दो तरीके की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। आगे दिया गया जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। आकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। अब हमें इस लंबे चौड़े प्रश्न को बताना है कि आखिरकार सही क्या है। तो इसमें आप देखिए यहां पर जो दिया गया है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। सकर्मक का मतलब ही है कि कर्म पर आधारित, तो ये क्या गलत हो गया। ठीक है, कर्म पर पड़ता है जब सकर्मक होता है
तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। ये क्या है, सही हो गया। जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया है वो क्या है, ये भी सही है। और कहा गया कि अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, ये क्या है, गलत है। अकर्मक क्रिया में कर्म का होना अनिवार्य नहीं है बल्कि सकर्मक क्रिया में। और कहा गया कि क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, ये क्या हो गया, सही हो गया। तो देखिए इसको जब तक हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं तब तक सही उत्तर तक नहीं जा पाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु युगीन कविताओं के हमें विचार करना है। ऑप्शन दिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहां की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया। ऐसे लग रहा है कि आप कोई वन लाइनर किताब जो पहले पढ़ते थे वो यहाँ पर सीधे सीधे रख दिया गया है। ठीक है, अब हमें नीचे सबसे उपयुक्त कथन बताना है कि आखिरकार कौन सा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं लिखा गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। अब्र नाम से नहीं, ये बल्कि किस नाम से लिखते थे, रसा नाम से। आपने पढ़ा होगा कि रसा नाम से लिखते थे। अब्र नाम से कौन लिखता था, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहां पर पूछा गया कि दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, ये क्या हो गया, यहाँ पर सही है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और रसिक समाज से जुड़े हुए थे। रसिक समाज से ज्यादातर जो बात आती है वो है अंबिका दत्त व्यास की, ये क्या है, गलत हो गया। गीत गोविंद, यहाँ पर गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। वर्षा विनोद, वर्षा बिंदु, दो रचनाएं। गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ठीक है, वर्षा बिंदु और वर्षा विनोद अलग अलग दो तरीके की रचनाएं। हमें ध्यान में रखना है कि वर्षा बिंदु जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और कहा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है, तो ये भी क्या है, सही है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर हो रहा है कि बी, डी और ई। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया गया, ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है, तो ये क्या है कथन, यहाँ पर सही है, रिपोर्टाज है ऋण जल धन जल। कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, तो अमृत राय ने कलम का मजदूर नहीं लिखा बल्कि कलम का सिपाही लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर जो कथन है गलत हो गया। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे, ये क्या है, यहाँ पर सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया है, ये भी क्या है, सही है। और कहा गया कि दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है, क्या है, गलत है। तो हमें देख लेना है कि बी और ई जिसमें होंगे वो तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 जगह पर आप देख रहे हैं कि बी और ई है। हमें अब देखना है कि ए सी डी जिसमें हो रहा है वो सही है। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन दूसरा। ठीक है, बाकी जो भी तथ्य दिए गए हैं इनको आगे की परीक्षा के लिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट, हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूं अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण है। कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। तो देखिए यहाँ पर आत्मकथाओं से रिलेटेड सवाल पूछ लिए गए हैं, हमें बताना है कि आखिरकार इसमें सही क्या है। ठीक है, तो देख रहे हैं आपकी पहले तो यहाँ पर है अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा का है, और यहाँ पर लिखा गया कि शिवराज सिंह बेचैन का है अपने अपने पिंजरे, तो ये गलत हो गया।
कस्तूरी कुंडल बस है, ये प्रभाग खेतान का बताया जा रहा है, ये भी क्या है यहाँ पर गलत है। तो आप देख रहे हैं नीचे में हमें मिलान करना होगा कि जिसमें ई सही है, ई आप देख रहे हैं कि तीन तीन विकल्पों में सही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन डी नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो सही जवाब हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन जो तीसरा है, ठीक, कि प्रथम मानी जाती है बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा, सही है। और कहा गया कि जो ये सब यादों की बारात रसीदी टिकट हैं, ये सब क्या है, उदाहरण है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है ए बी और ई, ए बी ई, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण क्या है। ऑप्शन दिया गया क्लिष्टत्व दोष, अक्रमत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष, ग्रामत्व दोष, अप्रतित्व दोष। तो दोष काफी आप देखेंगे कि मात्रा में साहित्य शास्त्र में उल्लिखित हैं और इन्हीं का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, कई बार परिभाषाएं दी जाती हैं कि जिसमें जो क्लिष्ट हो, जो क्रम से नहीं हो, जो कठिन हो, जिसमें ग्रामीण शब्दावलियों का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो उदाहरण ही दे दिया गया है। तो जब तक आप बहुत अच्छे से इसको नहीं कर पाएंगे, कठिन क्वेश्चन, इसको मैं एक तरीके से हार्ड क्वेश्चन में ही रख रहा हूँ, ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर दिया गया है कि क्लिष्टत्व में वेद नखताग्र जोरी अरध करी को बरजे हम खात, ये देखिए आप पढ़े होंगे भ्रमर गीत सार, वहां से इसको एक तरीके से लिया गया है। मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, कसती कटी थी कनिष्ठ माँ असि देती मझली घनिष्ठ माँ, हिय तल बस दुख देत हैं तेरे अनुभाव। तो इसका जो यहाँ पर सही हो रहा है वो ऑप्शन दूसरा है कि क्लिष्टत्व दोष इसमें पाया जा रहा है, इसमें नक्षत्रों को जोड़कर उसका आधा किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब 40 का आधा कर दिया जाएगा तो 20 हो जाएगा, जिसको कि हम जहर यहाँ पर हो गया कि जहर खा रहे हैं। इसके बाद जो है ऊपर में अकर्मत्व दोष की मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज, ये क्या है, गलत है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो, ठीक है। तो इसमें क्या दुख क्रमत्व दोष पाया जा रहा है इसमें। फिर दिया गया है कि ग्रामत्य दोष में कि कसती कट थी कनिष्ठ माँ अस देती मझली घनिष्ठ माँ, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, सही नहीं है। अप्रतित्व दोष, हियतल बस दुख देत हैं ये तेरे अनुभाव, ये क्या है यहाँ पर, सही है। तो देखिए इस प्रश्न को आप तुरंत डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए हमने काव्य दोष को लेकर विस्तार से विचार किया है। मैं अपने वीडियो का लिंक इसमें डाल दूंगा जहां पर मैंने लक्षण और उदाहरण के साथ बताया हुआ है, ठीक है। इस पे ज्यादा मैं डिस्कस करूंगा तो हमारा जो टाइम है ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं इस पे एक बार फिर से विस्तार से केवल इसी पर फोकस करके आऊंगा, ठीक। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है काव्य रीति के संबंध में, कि काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने किया, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया, भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी, हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति है। तो काव्य रीति के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है और कुछ तथ्य दिए गए हैं जिनके आधार पर हमें बताना है यहाँ पर। तो देख रहे हैं पहला जो यहाँ पर दिया गया कि रीति शब्द का प्रथम प्रयोग वामन ने किया, ये बात क्या है, सही हो गई। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग का प्रयोग किया है, ये भी क्या हो गया यहाँ पर, सही है इसका जवाब, ठीक है। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया है, ये भी क्या है यहाँ पर, सही है। और भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी, ये गलत है। और हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी है, ये भी क्या है, गलत है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है पहला ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी है। पाश्चात्य भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ेंगे आप तो वहां पर रीति शब्द को लेकर कुछ लोगों ने जैसे काव्यांग शब्द का भी प्रयोग किया है,
ठीक है। पद संघटना शब्द का भी प्रयोग किया है। यहां पर देखिए शब्द संघटना की बात की गई है। अगला जो प्रश्न है पाश्चात्य काव्यशास्त्र रिलेटेड, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कॉलरिज का जो सिद्धांत है कल्पना सिद्धांत क्या है? कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन करना। कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। मुख्य कल्पना इच्छित यानी वॉलंटरी होती है। मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय तथा सायास होती है। तो इतने सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कॉलरिज का है, इन्होंने कल्पना को ईश्वरीय शक्ति माना है, ये क्या है? बात सही है। दो भेद भी माने हैं, ठीक है। और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। ये तीनों कथन ऊपर क्या है? सही है। और नीचे के दोनों कथन अब गलत हैं। इसमें सही जवाब इसका हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के अपने परंपराओं से मोह करना सिखाया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। अब इसमें से हमें बताना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या है। अब हम इसको कितना भी कोई किताब खोजें, इस तरीके के आप प्रश्न नहीं बना पाएंगे। ऐसे प्रश्न केवल बना ही सकते हैं एक्सपर्ट लोग, और हम अभी इन कथनों के आधार पर ही सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो पहला तो यह है कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। ठीक है, इसके बाद है कि अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश द्वार खोले। और इसके बाद जो दिया गया है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। उस जमाने को याद कर लीजिए तो याद आ जाएगा कि उन्होंने पुस्तकों का वो किया, कुछ कॉलेज खोले। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का ये उस समय की बात की जा रही है जब 1835 इत्यादि चल रहा था। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है कि ACE। ठीक है, ए इसमें सही है, सी और ई। और यहाँ पर कहा गया कौन नहीं सही है कि मानसिक दासता से मुक्ति करने वाली थी, बिल्कुल गलत है। और परंपराओं से मोह करना सिखाया, ये भी क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है, लंबा हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकाग्रता के साथ पूरे प्रश्नों को देखे होंगे। दलित विमर्श से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया। उपयुक्त कथन है डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। ये सब जो विकल्प दिए गए हमें बताना है कि सही इसमें आखिरकार क्या है। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है पहला ऑप्शन क्या है? सही है कि अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित किया। इन्होंने ढेर सारे आंदोलन भी किए, कुछ पत्रिकाएं भी इन्होंने निकाली और मोटिवेट किया। एक तरीके से इनका गांधी जी के साथ वाद विवाद, हॉट टॉक भी हुआ करता था, तो ये भी सही हो गया। यहाँ पर बताया गया कि दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को आधार मानते, बिल्कुल नहीं, अंबेडकरवादी दर्शन को मानते हैं, ये हो गया। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, सही है। और कहा गया कि दलित चिंतक वर्णाश्रम का समर्थन करते हैं, हिमायत करते हैं, बिल्कुल गलत। और दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं, ये क्या है? सही है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर यहाँ पर हो रहा है वो ऑप्शन तीसरा हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने मार्च 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके प्रश्न पत्र पर विचार किया, और शिफ्ट 1 में जो प्रश्न पत्र मिला हुआ था उसके 50 प्रश्नों पर बात किया। क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है
और ज़्यादा तो है ही, साथ में विकल्प भी नीचे में आप देख रहे हैं कि 5-5 विकल्प आ जा रहे हैं, और अगर हम और मिला लें तो 6, 7, 8, 9 विकल्प हैं। तो पढ़ना है, समझना है, फिर सही उत्तर तक जाना है। तो वक्त लगेगा, आप लोगों का कीमती वक्त यहाँ पर लगा। उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा और आगे चलकर फाइनल एग्जाम में आप उसको बहुत ही अच्छा टच देंगे, बहुत अच्छे से वहाँ हैंडल करेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, हम जल्दी ही अगले पार्ट को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।